नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज रात रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक है। नेटो को लेकर रूस एक अंतिम फैसला करेगा। परमाणु इस्तेमाल पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है और आज यूरोप पहुंच सकती है यूक्रेन जंग की आग। इतना ही नहीं, यूक्रेनी हमले से दहल रहे हैं रूस के 5 प्रांत। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है और उसकी वजह है यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर विजय का इतिहास रच दिया है। रोज रूसी सेना सरेंडर कर रही है और यूक्रेनी सेना रूस में तेजी से आगे बढ़ रही है। आखिर यूक्रेन की इस जीत का कारण क्या है और पुतिन कैसे इस विजय रथ को रोकने की योजना बना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने देर से ही सही लेकिन एक अमिट इतिहास रच दिया है। यूक्रेन ने अपने शहरों को बचाने के बजाय रूस पर पलटवार वाली रणनीति पर अमल किया और यह बहुत कामयाब रही। कामयाबी कितनी बड़ी है ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। हर रोज यूक्रेनी सेना रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली हैं। कुर्स्क की जमीन पर उल्टे लेटे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना से जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले कर रही है और इन हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात को दावा किया कि उसकी सेना का कब्जा कुर्स्क के बड़े शहर पर हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा रूस यूक्रेन सीमा से 12 किलोमीटर दूर है और कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी 84 किलोमीटर है। सुज्जा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 35 किलोमीटर अंदर तक उतर चुकी है। इस कब्जे को दिखाने के लिए यूक्रेन ने रूस की जमीन को विदेशी मीडिया के लिए खोल दिया है। कार सवार ये इटली का मीडिया क्रू है जो रूस के सुज्जा से वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है। इटली की पत्रकार स्टेफानिया बातिस्तिनी की रिपोर्ट यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। Questi campi sono quelli da cui Mosca ha attaccato per oltre 2 anni e mezzo il territorio dell'Ucraina। यूक्रेन ने बहुत तेजी से रूसी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के 82 गांवों में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया है। इसकी कमान जनरल एडवर्ड मोस्कालियोव को दी गई है।
कुर्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के हमलों की जद में ये प्रांत भी आ चुके हैं। और कुर्स्क के 82 गांवों पर कब्जा करने के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने ब्रयांस्क के 4 किलोमीटर इलाके में भी जंग शुरू कर दी है। इसके अलावा बेलगोरोद के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रोस्तोव प्रांत में बनाई गई रूस की सुरक्षा दीवार को ध्वस्त कर दिया है। चौथा प्रांत है वोरोनिश, जहां यूक्रेनी सेना रूस की ड्रैगन टीथ सिक्योरिटी लाइन को तोड़कर दाखिल हो चुकी है। सवाल यह है कि यूक्रेन की जीत इतनी आसान क्यों हो गई है? तो इसके कई कारण। पहला यह कि यूक्रेन को नेटो से अत्याधुनिक हथियार मिले। रूस की जंग में यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षित सैनिक उतारे गए, जबकि रूस के नियमित सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं और ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहे हैं। रूस के अत्याधुनिक हथियार भी यूक्रेन की जंग में नियमित सैनिकों की कमी के चलते रूसी बॉर्डर पर नए रिक्रूट्स की तैनाती की गई है। इन नए रूसी सैनिकों को 10-15 दिन का काम चलाओ प्रशिक्षण देकर सीमा पर भेज दिया गया है। रूस में ये नए सैनिक जंग लड़ने में कुशल नहीं है। ऐसे समझिए कि एक कमांडो के सामने चौकीदार को जंग में उतार दिया गया है। बीते 8 दिन से कीव और मॉस्को दोनों ओर जंग के अपडेट और रणनीतियों पर बैठक जारी है। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिया है कि यूक्रेनी सेना जल्द से जल्द बड़ा इलाका जीत ले। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 15 अगस्त को रूस के 1330 सैनिक जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा 59 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। रूस के 12 टैंक एक दिन में ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 35 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि रूस की फौज के कुर्स्क पहुंचने से पहले ही बड़ा इलाका जीत लिया जाए। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि हारा हुआ इलाका आजाद कराने के लिए रूसी सेना अपनी नियमित फौज को जंग में उतारने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस कुर्स्क की जंग में अपनी नियमित फौज को उतार रहा है। यूक्रेनी जमीन से फौज की कुछ टुकड़ियां कुर्स्क भेजने का आदेश दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन कुर्स्क की जंग में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का लक्ष्य कुर्स्क परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है। अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला करती है तो रूस यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। इसके बाद रूस के पास आत्मरक्षा में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका होगा। रूस के सामने कुर्स्क और यूक्रेन में 2 मोर्चों पर परंपरागत जंग लड़ने की चुनौती है। ऐसे में रूस भी यही चाहता है कि जंग का फैसला महाविध्वंसक हथियारों से हो, भले ही इसके बाद विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा हटाया गया। कुर्स्क के वेनेजियानो पर यूक्रेनी सेना का कब्जा। तो पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है।
रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। यूक्रेन को नेटो से भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की गई है। अमेरिका अब F-16 से प्रहार करने के लिए नई मिसाइल देने वाला है। पुतिन समझा चुके हैं कि रूसी जमीन को कब्जे से बचाने के लिए सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और तमाम मददगारों को भी सबक सिखाना जरूरी है। Bravo 6, 2nd platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में हाइमर्स को इस्कंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं। क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं। कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुर्स्क के बिल्कुल करीब सूमी से अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमर्स का पीछा किया। हाइमर्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और हाइमर्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमर्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सूमी में मौजूद था। यहीं से हाइमर्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन यह शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले हैं। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन यह तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क ही नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं।
बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा। और अमेरिका का अगला कदम संपूर्ण क्रूस के भस्म होने की वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका F-16 के लिए यूक्रेन को जैस्म मिसाइल देने जा रहा है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल 1100 किलो वजनी है और इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है। यूक्रेन की सीमा में उड़ान भरते हुए F-16 से मिसाइल प्रहार हुआ तो ये रूस में 361 किलोमीटर तक के इलाके में तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल से रूस के कई शहर भस्म हो सकते हैं। हमले के लिए F-16 को बॉर्डर भी क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिली तो ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। इससे रूस के कुर्स्क, बेलगोरोद को बेहद खतरा हो जाएगा। इसके अलावा हवाई हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को जडैम किट वाले बॉम्ब दे रहा है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर तक है। ये जीपीएस के इस्तेमाल से सटीक प्रहार करता है। फिलहाल जडैम किट के साथ यूक्रेन मार्क 84 बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का वजन 1000 किलो है। कुर्स्क के तियोक्तिक्नु में रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन ने जडैम बमों से हमला किया। रूस ने इस वीडियो को जारी करके दुनिया को दिखाया है कि किस तरह अमेरिकी हथियारों से रूसी सेना का संहार हो रहा है। अब रूस को F-16 देने की असली वजह भी पुतिन को समझ आ रही है। F-16 का यूक्रेन की जमीन पर पहुंचना, F-16 आते ही रूस का कुर्स्क में हमला बोलना, F-16 के लिए अमेरिका से नई मिसाइल का ऐलान होना, पुतिन इसे महज संयोग नहीं मानते। यही वजह है कि रूसी सेना कुर्स्क में जंग लड़ रही है, लेकिन रूस की सरकार एक बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में यूरोप के खिलाफ अभियान पर फैसला हो सकता है। नेटो से बदले का एक्शन प्लान फाइनल हो सकता है। किंजल मिसाइल के इस्तेमाल से यह जाहिर हो चुका है कि अब रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और इसीलिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका मजबूत होती जा रही है। हमला रूस की धरती पर हुआ है, इसलिए पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो देश सीधे तौर पर शामिल हैं, पहले उन पर हमला होगा या फिर पुतिन किसी सहयोगी देश को निशाना बनाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इस जंग में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। अब रूस के टारगेट पर कनाडा भी है। कुर्स्क की जमीन पर खड़ा यह वाहन अब ब्लैक सी फ्लीट के जवान के कब्जे में है। इस वीडियो को जारी करने का मकसद है कि दुनिया को यह दिखाना कि कैसे कनाडा के वाहनों का इस्तेमाल यूक्रेनी फौज कुर्स्क में कर रही है। इस वाहन का नाम रोशेल सीनेटर है। रोशेल कनाडा की कंपनी का नाम है। वाहन से 10 सैनिक सफर कर सकते हैं। छोटे हथियारों के हमले का इस पर असर नहीं होता। ब्रिटेन के खिलाफ भी रूस आग बबूला है, क्योंकि कुर्स्क में ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पहली बार है जब ब्रिटिश टैंकों का इस्तेमाल रूस की धरती पर किया जा रहा है। नेटो के खिलाफ रूस की सेना ने युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस के एक परमाणु बॉम्बर के कॉकपिट से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। यहां रूसी बॉम्बर के बेहद करीब नेटो एयर पुलिसिंग इंटरसेप्टर नजर आ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा रूसी Tu-22 M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की कॉकपिट में था और उसके बेहद करीब जर्मनी के एयरफोर्स का यूरोफाइटर टाइफून उड़ान भर रहा था। अंदेशा है कि रूस बाल्टिक देशों से भी नेटो के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन के ड्रोन के बीच आसमान में भिड़ंत, यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ऑरलैन 30 को मार गिराया। एयर डिफेंस की कमी की वजह से ड्रोन का इस्तेमाल। अरब में एक नई जंग शुरू हो सकती है क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार है। जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन तालिबान दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लड़ सकता है। अब पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि तालिबान के खौफ से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। कहीं अरब में भी हालात ऐसे ना बन जाए, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की धमकी से इजराइल में कोहराम मचा है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, ईरान एटमी हमला कर सकता है। इस संकट को तालिबान के ऐलान ने और बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि वो अरब में विध्वंस मचाने को तैयार है। वो तमाम देश तालिबान के टारगेट पर हैं जो इजराइल के साथ हैं। तालिबान ने यह खौफनाक ऐलान उस वक्त किया जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बगराम एयरबेस पर जश्न मनाया जा रहा था। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, जैसे हमने 21 साल अमेरिका से युद्ध किया, वैसे ही अरब में अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे। तो क्या अब तालिबान इजराइल ईरान युद्ध में एंट्री करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खासतौर से इजराइल के लिए बड़ा अलार्म बज चुका है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्स को भागना पड़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हथियार, एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकाने छोड़कर तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के डर से अमेरिका को अरब से भी जाना पड़ेगा? क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। अगले महीने इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले और उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका की डील हुई थी, ठीक उसी तरह के हालात इराक में बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरानी प्रॉक्सी के सामने अमेरिका की बड़ी हार होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की कमान अरब में संभाल ली तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अब अमेरिका और इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में हरकत अल नुजबा और सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह से टकराव हो रहा है, जबकि यमन से हूती के हमले जारी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो इजराइल पर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की मौत के बाद ईरान सीधे हमले की धमकी दे चुका है और वो कभी भी तबाही मचा सकता है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा अब बड़ा खतरा ईरान और तालिबान के गठबंधन से है, क्योंकि पहले से ही रूस और चीन के साथ आने से पेंटागन में खलबली मची हुई है, जबकि अब तालिबान की एंट्री से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर पार करेंगे, वहां से वो इराक घुसेंगे, वहां भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। इससे आगे सीरिया और लेबनान पहुंचकर इजरायली पोस्ट पर हमले कर सकते हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स पर, जबकि लेबनान से उत्तरी इजराइल को दहला सकते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जो बताता है कि हिजबुल्लाह ने कितना बड़ा सुरंग नेटवर्क बना लिया है, ठीक हमास की तरह, लेकिन उससे कहीं बड़ी और चौड़ी सुरंगें हिजबुल्लाह ने बनाई हैं।
जिसमें बाइक पर सवार होकर लड़ाके हमले के लिए निकलते हैं और सुरंग में ही बड़े बड़े ट्रक पर लॉन्चर लगा दिए हैं, जो सुरंग के अंदर से उत्तरी इजराइल में तबाही के रॉकेट दाग रहे हैं। इसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक किरियत शिमोना पर की गई, जहां हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी हमले में इजरायली फाइटर जेट ने बम बरसाए, दक्षिणी इजराइल के किला इलाके में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। ये हमला शामिर इलाके में हुए हमले का बदला था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और आयता अल शाब में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की तरह ही हमास के भी हौसले हाई हैं। उत्तरी गाजा में तमर गैस फील्ड पर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। तमर गैस फील्ड पर इजराइल का कब्जा है। इस हमले में गैस फील्ड में आग लग गई, कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। हमास और हिजबुल्लाह रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। और फिर आखिरी प्रहार करके इजराइल का खात्मा कर देगा। जबकि इजराइल अब सुरंग नेटवर्क का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले कर रहा है। इसका इस्तेमाल यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका भी कर रहा है। ये बस्टर बम खासतौर से अमेरिका ने ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के लिए तैयार किया है, जिससे ईरान के एटमी बंकर को तबाह किया जा सके। बस्टर बम दुनिया का सबसे वजनी और खतरनाक बस्टर बम है, जिसे अमेरिका ने GBU-57 नाम दिया है। 14,000 किलो और 20 फीट लंबा होता है बस्टर बम। ये बम 100 मीटर गहराई तक अटैक कर सकता है। इसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरा बंकर तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह सुरंग भी ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए इजराइल मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिससे ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के मंसूबों को तबाह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की गोलाबारी। डोनेस्क के शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोग जख्मी हो गए। अरब से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला कब, कहां होगा, किस शहर को ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल से वॉशिंगटन तक टेंशन हाई है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी हैं। सवाल है कि क्या 79 साल बाद दुनिया में फिर परमाणु विस्फोट होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। वॉशिंगटन में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इजराइल में नेतन्याहू IDF के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस इमरजेंसी और तनाव के पीछे अब तक के सबसे बड़े विध्वंस की आशंका है। ऐसा विध्वंस जिसमें इजराइल जलकर खाक हो सकता है। इन आशंका के पीछे अमेरिकी सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के दावों में अरब विध्वंस की वार्निंग छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। वो किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का हमला बिना किसी चेतावनी के होगा। बीते 3 हफ्तों में इजराइल ने ईरान को कई बड़े जख्म दिए हैं। हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। ईरानी प्रॉक्सी को उम्मीद थी कि खामनेई बहुत जल्द इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अब तक ईरान शांत है।
अब अरब वर्ल्ड में उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन बोल्टन ने भी ईरानी हमले की आशंकाओं पर मोहर लगाई है। उन्होंने एक बयान में कहा, हानिया की हत्या से ईरान अपमानित हुआ है। यह खामनेई के लिए संकेत था कि ईरान में कोई सुरक्षित नहीं है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ईरान को वास्तव में कुछ करना होगा। संभव है ईरान अचानक कोई बड़ा हमला कर सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में 31 जुलाई को हुई थी, जिसे 16 दिन बीत चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान के अब तक चुप रहने की वजह बड़ी जंग की तैयारियां हैं। दरअसल ईरान जानता है कि IRGC ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका उसको बचाने या बदला लेने जरूर आएगा। वो खुलकर इजराइल के साथ जंग में खड़ा होगा। ऐसे में ईरान हमले से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटा है। ईरान की रूस और चीन के साथ सीक्रेट मीटिंग चल रही है। वो हमले से पहले जिनपिंग और पुतिन को भरोसे में लेना चाहता है, ताकि अमेरिका के वॉर ग्राउंड में आने पर चीन रूस उसके साथ खड़े हों। ईरानी तैयारियों का इनपुट मिलने के बाद अमेरिका ने एक खतरे का अलार्म दे दिया है, जिसके बाद इजराइल भी चौकन्ना है। वो ईरानी तैयारियों को ध्वस्त करने और भीषण पलटवार के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। युद्धक तैयारियों को लेकर IDF ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने अपने एक बयान में कहा, इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हिजबुल्ला और ईरान के बड़े हमले की आशंका है। हमने अपनी सुरक्षा में और सुधार किया है। लेबनान बॉर्डर की तरफ हर हरकत पर नजर है। दूसरे दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। साफ है, IDF किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इजरायली नागरिकों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है और शहर में बने बंकरों की जांच हो रही है। दरअसल इनपुट यह भी है कि ईरान इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों से हमले के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दावा है कि ईरान के पास 8 से 9 परमाणु बम हैं। ये सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड हैं। ईरान बदले के लिए तेल अवीव पर परमाणु बम दाग सकता है। हालांकि इजराइल साफ कर चुका है कि वो ईरान के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो। इजराइल ने ऐलान कर दिया है, अगर ईरान की तरफ से परमाणु हमले की तैयारियों की जरा भी भनक लगी तो तेहरान से पहले हमला तेल अवीव करेगा, जो समूचे ईरान को राख कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जुलाई के महीने में हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 15 अगस्त को दाइफ के जिंदा होने की खबर जारी की। हमास ने दावा किया है कि दाइफ सुरक्षित और स्वस्थ है। इस खबर के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए। मोहम्मद दाइफ को गाजा का गॉडफादर कहा जाता है। उसे हमास का बिग बॉस, हमास का मास्टरमाइंड और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी कहा जाता है। मोहम्मद दाइफ को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक माना जाता है। IDF ने मोहम्मद दाइफ को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन हमास ने एक बयान जारी किया जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई। हमास के सीनियर कमांडर कसामा हमदान ने कहा है कि अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दाइफ सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मोहम्मद दाइफ उस अल कसाम ब्रिगेड का चीफ है जिससे इजरायली सेना गाजा में जंग लड़ रही है। इजराइल ने जुलाई के महीने में दाइफ को मार गिराने का दावा किया था। 3 जुलाई को IDF ने खान यूनिस पर हमला किया। इजराइल ने खान यूनिस पर 9 बम गिराए। ये विस्फोट अल मवासी कैंप में हुए थे। इन धमाकों के बाद इजराइल ने दावा किया कि मोहम्मद दाइफ मारा गया।
इजराइल की गिरफ्त में आने के बाद से दाइफ के पांव खराब हो गए थे और वो व्हील चेयर से ही अल कसाम का वॉर प्लान तैयार करता है। दाइफ के मारे जाने की खबर के बाद इजरायली सेना में जश्न मनाया गया था। लेकिन हमास के दावे के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के उन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जहां अल कसाम कमांडर दाइफ छिपा हो सकता है। पंद्रह अगस्त को इजराइल ने गाजा के 30 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। इसी कड़ी में खान यूनिस और देर अल बलाह पर भी बमबारी की गई। इजराइल खान यूनिस और देर अल बलाह को करीब करीब सपाट कर चुका है और अब यहां से बची खोजी आबादी को हटाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। खान यूनिस और देर अल बलाह में अल कसाम के कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं और दाइफ की तलाश यहीं की जा रही है। गाजा पर हमलों के साथ ही इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में भी हमले शुरू कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घर और वाहनों में आग लगा दी है। जिस तरह इजराइल गाजा को निर्जन बनाने में जुटा है, उसी तरह वेस्ट बैंक के इजरायली सेटलर्स वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों को खदेड़ने में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और यूक्रेन युद्ध की आग बहुत भड़कने जा रही है। इस जंग का यूरोप तक विस्तार होने जा रहा है। जर्मनी जो अब तक यूक्रेन का दोस्त था, जो यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियार मुहैया करवा रहा था, वही अब ज़ेलेंस्की से भड़क गया। सवाल है कि आखिर क्यों? करीब 2 साल पहले बाल्टिक सागर में बड़ा धमाका हुआ था। यह धमाका उस नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ था जिसके जरिए रूस जर्मनी को गैस सप्लाई करता था। इस हमले में नेटो और यूक्रेन का हाथ होने का शक था, लेकिन असली सच सामने नहीं आ पाया था। अब जर्मनी की जांच में नॉर्थ स्ट्रीम विस्फोट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूक्रेन ने तबाह किया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन को यूक्रेन के पूर्व सेना अध्यक्ष वालेरी ज़ालुझनी ने तबाह करवाया। हमले का ऑर्डर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया था। जांच में पता चला है कि ऑपरेशन की सीक्रेट जानकारी लीक ना हो, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अपने सेना अध्यक्ष को मौखिक ऑर्डर दिए थे। आदेश मिलने के बाद वालेरी ज़ालुझनी ने हमले के असली प्लान में अपने हिसाब से बदलाव किया था। इस खुलासे के बाद न सिर्फ रूस बल्कि जर्मनी भी यूक्रेन से भड़क गया है। जर्मनी ने तो मुख्य आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जर्मनी और यूक्रेन के रिश्ते खराब हो गए हैं। संभव है कि जर्मनी यूक्रेन को सैन्य मदद देना बंद कर दे। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में फंसे यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी उन चंद देशों में शामिल है जो यूक्रेन को खुलकर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पुतिन के क्रोध का परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और आर्कटिक में एक बार फिर टेंशन। यहां अमेरिका के नेवी सील्स युद्धाभ्यास कर रहे हैं। डर है दुनिया के इस ठंडे इलाके में युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। कभी आसमान से हमला, तो कभी समंदर को चीरते दुश्मन पर अटैक। ये अमेरिका के नेवी सील्स हैं, जिनकी आर्कटिक के दुर्गम इलाकों में खास ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में नेवी सील्स के साथ अमेरिकन नेवी की कुछ टुकड़ियां भी शामिल हैं, जो गंभीर हालातों से निपटने का अभ्यास कर रही हैं।
अमेरिका आर्कटिक में ऑपरेशन पोलर डैगर 2024 युद्धाभ्यास कर रहा है। यह युद्धाभ्यास आर्कटिक, बेरिंग सागर और अलास्का में हो रहा है, जिसमें अमेरिका के 100 से भी ज्यादा नेवी सील्स कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा MH-60M हेलीकॉप्टर, AC-130 विमान और नेवी बोट्स अभ्यास में शामिल हैं। और अब बात मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल आपातकाल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मंकी पॉक्स ने पहली बार अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया में, खासकर भारत के बगल में दस्तक दे दी है। पहली बार अफ्रीका से बाहर मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में 3 मामले और स्वीडन में 1 मामला सामने आया है। यानी अब अफ्रीका से बाहर यह बीमारी निकल चुकी है, जिसका दायरा तेजी से बढ़ सकता है। WHO की तरफ से कहा गया है कि मंकी पॉक्स के एक नए क्लेड का उभरना, कॉन्गो गणतंत्र में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में इसके मामलों की जानकारी मिलना और अब ये अफ्रीका से बाहर निकलना बहुत चिंताजनक है। अफ्रीकी देश कॉन्गो से शुरू हुई गंभीर बीमारी मंकी पॉक्स से 548 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दूसरे अफ्रीकी देशों में यह फैल चुका है।